अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अपने चैनल हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ और इस वक्त हमें किसी ने ताउन तो नहीं किया, लेकिन हम फिर भी डायरेक्ट खुद ही आ गए, खुद ही मैदान में कूद पड़े। तीन बड़े अच्छे टॉपिक सामने आए थे, तो अच्छे टॉपिक में से सबसे अच्छा टॉपिक जो है वो नेशनल T20 कप है। उमर गुल ऑब्वियसली एक बड़ा रिटायर हो गया है, और तीसरा है सलीम मलिक। चलें जी फैसल साहब, कहाँ से स्टार्ट करना है? पहला टॉपिक कौन सा शुरू करें? सलीम मलिक कंट्रोवर्सी से स्टार्ट करेंगे, अच्छा एंड करेंगे? चलो ठीक है जी। तो कोर्ट ने फैसला एनओसी देने का फैसला जो है ना वो रिजर्व कर लिया है। सलीम मलिक का नाम आईसीसी ने तो क्लियर कर दिया, लेकिन अच्छा। सलीम मलिक का नाम अभी तक पीसीबी ने क्लियर नहीं किया है, तो वो किसी भी कोचिंग पोजीशन पे दुनिया में कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते जब तक उन्हें पीसीबी से एनओसी ना मिल जाए। इनोसेंस होने क्या पीसीबी भाई कहेंगे? फिर पहली बात तो ये बताओ, फैसला सही भी था या नहीं था? हम्म फिर पीसीबी फिर वही बात आ जाती है कि भाई हम नाम पहले उसका डिस्कस कर चुके हैं। सर्कस बोर्ड सारे उन कामों को प्रायोरिटी दे के पहले करता है जिनकी इम्पोर्टेंस कम हो या जो बाद में भी किए जा सकते हैं, और जिन कामों को करना जरूरी होता है उनको लटकाए रखता है। अब मैं सलीम मलिक के मामले में क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि सलीम मलिक के केस को जिस तरह लटकाया गया, जितना लटकाया गया, पाकिस्तान में आपको पता है कि जावेद मियांदाद और सलीम मलिक के रिटायर होने के बाद काफी अरसे तक जो है पाकिस्तान की बैटिंग में ये खला रहा कि कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो स्पिनर की मौत हो। और हम देखते रहे कि उसके बाद हमारे पास जो नंबर वन हमारा बैट्समैन रहा बहुत लंबे अरसे इंजमाम, वो तक स्पिनर की सीधी गेंदों पे एलबीडब्ल्यू हो जाता था। जावेद मियांदाद और सलीम मलिक ये दो बैट्समैन ऐसे थे जो स्पिनर की मौत थे। फिर उसके बाद काफी अरसे बाद जो है वो तो यूनुस और मिसबा की वो जोड़ी लगी जो स्पिनर्स के लिए मुसीबत होते थे। लेकिन सलीम मलिक के साथ एडेड एडवांटेज ये था कि वो जब बैटिंग करता था तो इक्वली फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों के एक जैसा अच्छा खेलता था। इवन वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स को भी जिसने जिस तरह कई मौकों पे मार मारी है, तो वो बहुत कम बैट्समैन उस वक्त उस तरह की बैटिंग किया करते थे। इतनी तमहीद बांधने की मुझे वजह क्यों पेश आई? पाकिस्तान इस वक्त उन बैट्समैनों को लैग कर रहा है जो क्वालिटी स्पिनर्स को खेल सकें, बिलखुसूस टेस्ट मैचेस में। और पाकिस्तान की ये लैकिंग नजर आई है। न्यूजीलैंड से दो टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया यूएई में। एजाज पटेल इनसे नहीं खेला गया। ठीक है जी, एजाज पटेल और वो एजाज समर्थ पटेल जो इनसे नहीं एक खेला गया। इसी तरह श्रीलंका से दो टेस्ट मैच पाकिस्तान यूएई में हार गया एक ही सीरीज के। रंगाना हेराज जिसका एंड चल रहा था, वो अपने रिकॉर्ड को इनके खिलाफ ही बेहतर करके रिटायर हो गया। बिल्कुल सर। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जहां और बहुत सारे मसले मसाइल बैटिंग के हवाले से घिरा हुआ है, वहां एक बहुत अहम मसला ये है कि स्पिनर को खेलने वाली जो टेक्निक है वो हमारे बैट्समैनों में नहीं है। बिल्कुल सलीम सर। मलिक की अपॉइंटमेंट इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका एक ऐसा बंदा आपके थिंक टैंक के अंदर, कोचिंग उसके अंदर होना चाहिए जो स्पिनर के माइंड को पढ़ना सिखाए कि स्पिनर अब क्या करने जा रहा है और आपने कैसे उसको काउंटर करना है। और बिल्कुल सर। आजकल की क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि अगर स्पिनर दो से तीन बॉलें आपको अच्छी करा दे तो समझ लीजिए कि अगली दो तीन गेंदों पर आपको, बिलखुसूस T20 में अगली दो तीन गेंदों पर आपको उसको लाजमी हिटें मारनी ही है। वरना वो तीन चार ओवर का अगर रन का ओवर करा गया तो समझ लें कि वो आपकी अगले पिछले ओवर की कसर निकाल गया। बिल्कुल इसलिए मेंटली आपका टफ होना बड़ा जरूरी है। हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल क्या है कि जब हमारे बैट्समैन खेल रहे होते हैं, कोई भी स्पिनर इवन वो पार्ट टाइम हो, वो तीन से चार डॉट बॉलें करा देता है तो वो अचानक से अच्छा स्पिनर बन जाता है। बिल्कुल सर। तो हमारे हंड्रेड बैट्समैनों को परसेंट एकेडमी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, एकेडमी लेवल पे जो यंगस्टर जो बच्चे आ रहे हैं उनको इस माइंडसेट की, उनकी डेवलपमेंट की जरूरत है कि वो एकेडमी लेवल से स्पिनर्स को खेलना सीख के आए।
स्पिनर के माइंड से खेलना सीख के आए। उसका नतीजा ये होगा कि जो हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट में स्पिनर भी आएंगे वो भी ये सोच के काम करेंगे कि हमारे तो अपने बैट्समैन हमें मार रहे हैं, तो अगर हम इनको काबू कर लें तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम कामयाब हो सकते हैं। अभी क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जो स्पिनर हैं वो उस लिहाज से तैयार नहीं होते इंटरनेशनल क्रिकेट के, लेकिन वो डोमेस्टिक में आउट कर लेते हैं क्योंकि डोमेस्टिक में बैट्समैनों की स्किल वो नहीं है स्पिनर को खेलने वाली। तो उसका नतीजा ये होता है कि वो इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं और जब बाहर जाते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया पूरा पूरा दिन बॉलिंग करते रहते हैं, उनको एक विकेट नहीं मिलती। इस लिहाज से सलीम मलिक का क्लियर होना, बहुत जल्द क्लियर होना और पाकिस्तान का ग्रास रूट लेवल पर सलीम मलिक को कोचिंग असाइनमेंट देना ये बहुत जरूरी है, ये मेरी राय है। आप क्या कहते हैं? मैं तो इसको 1 मिनट में रैप अप कर दूंगा। जितने भी फिंगर स्पिनर्स आए हुए हैं इस वक्त दुनिया में, वो आराम से पाकिस्तानी बैट्समैन को आउट कर लेते हैं, क्योंकि यूनुस खान के बाद हमारे पास स्वीप मारने वाला कोई बैट्समैन नहीं है जो स्वीप मार के बॉलर की लाइन और लेंथ को खराब कर सके। दूसरी चीज़, ये जितने भी T20 प्लेयर होते हैं वो इस चीज़ को फोकस नहीं करते। वो बड़ी हिट मारने के चक्कर में जो आपका एक लेवल होता है कि आप किसी तरह बॉलर को उसकी लेंथ से हटाएं, वो ख़त्म हो चुका है। इतने शॉर्ट पीरियड में मैंने पाकिस्तान की जितनी टेस्ट डिफीट है यूएई में, उनको जो है वो रेफर, आपने उन्हें वर्ड्स में बताया, मैंने उन्हें एक सेंटेंस में पूरा बता दिया है कि ये इस तरीके से फिंगर स्पिनर से आउट होते रहेंगे, क्योंकि ये सब T20 माइंडसेट के साथ आते हैं कि स्पिनर पिटने के लिए होता है। स्पिनर को पीटना नहीं होता, स्पिनर को मनूवर करना होता है। एक सिंगल रन एक अच्छी बॉल पे ले लें आप उसके, एक अच्छी बॉल पे उसके स्वीप मार दें, एक अच्छी बॉल पे कट मार दें, स्पिनर वहीं ऐसी तैसी हो जाती है उसकी। और जितने आजकल के हमारे बैट्समैन हैं वो सब जो है वो T20 माइंडसेट के साथ। अच्छा, जो हमारे सबसे बड़ा नुकसान है, जो आपने कहा इंजमाम उल हक सीधी बॉल पर आउट हो जाता है, तो वो सबसे बड़ा नुकसान ही है हमारे पास, हमारे लिए सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि टेस्ट प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया गया। टेस्ट प्लेयर जो होता है ना, जेन्युइन जो फर्स्ट क्लास खेला होता है, वो हर तरह के शॉट्स मारना जानता है, हर तरह के बॉलर्स खेलता है, हर तरह के शॉट्स मारना जानता है, तो वो एक इंक्लाइन की तरफ लेके जाता है। बाकी टीम भी इंक्लाइन की तरफ जाती है। हमारा अलमिया रहा है कि हमने जिस चीज़ के लिए सिलेक्ट करना होता है वो सिलेक्ट नहीं करते, और दूसरे फॉर्मेट जो 4-4 ओवर के प्लेयर्स थे उनको अब आप 50-100 ओवर की मैचेस खिला रहे हैं, तो इस तरह के रिजल्ट तो आने। चलें अगले सलीम टॉपिक। सलीम मलिक के लिए एक शेमोन ने कहा था कि मुझे इससे ज़्यादा किसी ने परेशान नहीं किया, तो इससे ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। उसकी सिस्टम में ज़रूरी है जब बाकी फिक्सर्स खेल रहे हैं और कोचिंग भी कर रहे हैं और कमेंट्री में भी लेजेंड बने हुए हैं और सीव्यू पे जाके वीडियोस भी बना के दिखा रहे हैं, तो सलीम मलिक क्यों नहीं? ऐसे ही मेरा बस यही पॉइंट ऑफ व्यू है। भाई, वो अच्छी सही, तरह आपको सीरीज याद होगी, 3 टेस्ट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया खेला था। पहला जी जी। टेस्ट कराची में पाकिस्तान जीत गया था, इंजमाम और मुश्ताक की पार्टनरशिप लगी थी आखिरी विकेट पे, और उसके हम्म, बाद अगले 2 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीतने की पोजीशन में था, लेकिन दो लेकिन दो नहीं दिन जीता ढाई था। ढाई दिन सलीम मलिक ने बैटिंग करके टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया था। ये लोग समझ नहीं रहे, जीतना और हारना टेस्ट मैच को अब तो टेस्ट चैंपियनशिप है, एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उस वक्त जब हम जीत रहे, जब हम अच्छी पोजीशन पे होते थे और हार जाते थे, और हम बुरी पोजीशन में होते थे और हम ड्रॉ कर लेते थे, ये वो दिन भूल गई है हमारी जो भी हिरारकी है ना, वो दिन भूल गई है। वो ये समझ रहे हैं सिर्फ जीतना है, ऐसे प्लेयर्स खिलाओ जो 2-4 चौके मार के एक ओवर में दूसरे बॉलर्स को हावी हो जाए, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। टेस्ट मैच कंसिस्टेंसी का नाम है। फवाद आलम के वो 21 रन तीसरे टेस्ट मैच में, जो बारिश हो रही थी और बाद में वो बैटिंग करने आया था, वो 21 रन जो 75 बॉलों में खेले थे, उसने तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे बैटिंग की थी। वो 2-2.5 घंटे जो उसने मैच से निकाले हैं, वो मैच को ड्रॉ करने में काम, वरना पाकिस्तान फिर वही होता जो पहले टेस्ट मैच में हुआ था। बिल्कुल। खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, उमर गुल। फर्स्ट ऑफ ऑल उमर गुल के को ट्रिब्यूट पेश करूंगा मैं। मैंने वसीम अकरम, वकार यूनुस के बाद और शुएब अख्तर, बहरहाल ये तो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स थे, वो बिलखुसूस शुएब अख्तर और वकार यूनुस तो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे, वसीम अकरम स्किलफुल थे। और उसके बाद अगर मैंने कोई बॉलर देखा है ना जो बैट्समैन को तंग करके आउट करने वाला बॉलर था, वो उमर गुल के। यॉर्कर पे यॉर्कर भी मारनी है, बॉडी पे शॉर्ट गेंदें भी करानी है, यानी स्विंग के मामले में जितना डेंजरस बॉलर मैंने मोहम्मद आसिफ को देखा कि हर बॉल पे लगता था, यानी टेस्ट मैच में मोहम्मद आसिफ की बॉलिंग देखने का मजा आता था कि हर बॉल पे लगता था अब विकेट गिरेगी, क्योंकि वो बैट्समैन को ट्रैप करके आउट करता था।
उमर गुल की भी ये खासियत थी कि उमर गुल जो है वो आप कह लें कि ड्राई विकेट्स पे विकेट लेने की सलाहियत थी, रिवर्स स्विंग अच्छी थी, अटैकिंग बॉलर था, हर वक्त बैट्समैन को अटैक करता था। और सबसे अच्छी बात जो उमर गुल की मुझे लगी, जो मुझे एडमायर करती है, हालांकि एक वक्त था, एक पीरियड था जब उमर गुल को बहुत मार पड़ती थी, मैं खिलाफ था कि उमर गुल को क्यों खिलाते हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल उसका एक बहुत अच्छा कैरियर है और उसने पाकिस्तान को सर्व किया। और जो बात मुझे ओवरऑल उमर गुल की अच्छी लगी, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा, कभी बॉल टेम्परिंग का उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं आया, कभी बिल्कुल किसी के ऐसे। खिलाफ साजिश में मुलविस नहीं हुआ, अपना गेम खेला। और बहुत अरसे तक T20 के टॉप 3 में हमारे 3 ही बॉलर हुआ करते थे टॉप 3 में, सईद अजमल, शाहिद आफरीदी, उमर गुल, यही ऊपर नीचे होते रहते थे, कभी कोई एक नंबर 1 हो जाता था, कभी कोई एक नंबर 3 हो जाता था, इस तरह का मामला चलता रहता था। तो मेरी तरफ से तो भाई उमर गुल को हेड्स ऑफ, जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के देखिए, लिए किया, जो सर्व किया। और हम अब मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने competitive क्रिकेट खेली है, अब मेरी ख्वाहिश ये है कि जल्द अज जल्द ग्रास रूट लेवल पर वो शामिल हाँ जी, हों बिल्कुल। पाकिस्तानी सेटअप में। और वो कुछ जो उन्होंने गेन किया है वो अब ट्रांसफर करें यंगस्टर्स को। और क्रिकेट बोर्ड को कहूंगा भाई, खुदारा ऐसे लोग जो रिसेंटली रिटायर हो रहे हैं, इनकी जिनकी अचीवमेंट है उनको जाया ना होने दो, उनको फौरन किसी खाते में लगाओ, किसी ड्रिल की जरूरत है, किसी कोचिंग कोर्स की जरूरत है, सब कुछ कराओ, इन्वेस्ट करो इन लोगों के अंदर और इनसे बिल्कुल फायदा ऐसे। उठाओ। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसे प्लेयर्स की जो जिनका कैरियर भी लंबा हो और जो गद्दार भी ना हो, साफ लफ्ज़ों में कहूँ, गद्दार ना हो, पाकिस्तान को ज़रूरत है। इमेज बहुत ख़राब हो गया है, 2010 का इंसिडेंट हो या अभी रिसेंटली अब नासिर जमशेद भी 8 दिन बाद बेल पे रिहा हो रहे हैं, तो इमेज बहुत ख़राब हो गया। पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसे प्लेयर्स की, ऐसे मेंटल वाले एंड मेंटल स्ट्रेंथ लोगों की जो मुल्क का नाम बदनाम ना होने दें। और परफॉर्म भी किया है वर्ल्ड स्टेज पे, 2 फाइनल्स पाकिस्तान को बनाए, एक जितवाया, एक में हम बदकिस्मती से हार गए। इसके अलावा 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी बॉलिंग की। बस प्रॉब्लम वहीं पे आई जब उसका नी इंजरी शुरू हुई 2012 में, उसके बाद से कंसिस्टेंसी थोड़ी ख़त्म हो गई। लेकिन अगेन हमारी वही जो सर्कस बोर्ड आप नाम लेते हैं, उसका सर्कस बोर्ड ही है बेसिकली। प्लेयर्स को मैनेज करना चाहिए। उस वक्त भी वो 3 फॉर्मेट खेल रहा था, तीनों फॉर्मेट खेलने का मतलब है कि आपको सुपर फिट होना चाहिए। वो होते हैं क्योंकि वो जिस रीजन से आया था वो सुपर फिट वहाँ पे लोग होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड रहती है कि आप उनको, अगर आपको कीप परफॉर्मिंग करनी, किसी भी प्लेयर को आपको रखना है टॉप लेवल पे, तो उसको टॉप लेवल की उसको आपने उसका कैटर करना है, यानी उसकी फिटनेस को, उसकी गज़ा को, हर चीज़ को। लेकिन हमारे यहाँ सर्कस बोर्ड जो है वो सिर्फ पैसे कमाता है प्लेयर से और कुछ नहीं करता। 47 टेस्ट, 130 ओडीआईज और 60 टी20, ये आप तक समझ लें, अगर आप इनको दिनों में काउंट करें तो तकरीबन पाकिस्तान के लिए 250 से 300 दिन खेले हैं 20 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट। कमाल की यॉर्कर जो आज तक मेरे ख्याल से कोई दूसरा बॉलर शायद पाकिस्तान में अभी है नहीं, जो वो तो प्रीवियस एरिया 20 साल का एरा तो गुजर गया। अब उसके बाद आज के दौर में तो सब लाइन लेंथ वाले बॉलर बना दिए, मिसबा एंड रिजीम ने बता रही उसने। लेकिन कमाल की यॉर्कर और कमाल का चढ़ के बॉलिंग करना है। जो आउट करने वाली बात की ना आपने, वो ये है कि आप सामने वाले के दिमाग में घुस जाओ। चाहे वो 2007 का T20 जो धोनी को यॉर्कर मारी थी, वो चाहे 6 पे 19 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ लिए थे 2009 में, ऐसी बॉलिंग आपको रेयरली मिलेगी, ऐसा बॉलर आपको रेयर मिलेगा। क्योंकि आप वो एक वनडे भी आपको याद होगा लीड्स में जो पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता, लेट रिवर्स स्विंग, मैंने मतलब मैं अगर अभी भी वो देखता हूँ तो गूज बम्स हैं अभी भी, मुझे लगता है कि सत्ताधारी हो गया ऐसी बॉलिंग से। पाकिस्तान के पास डायमंड डायमंड्स, आप उनको यूटिलाइज करें। आपने जो भी बात कंटिन्यू की मैं उसी को फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा सा। आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में लेके जाएं, उसको स्पेसिफिक टास्क दें, ये काम करना है भाई 1 साल 2 साल, इतना नहीं रुलाना कि उसको अच्छा पे करें, उसके फैमिली जो मामला है उसका क्लियर रखें, इंश्योरेंस करें, मेडिकल दें, उसको घर दें, बोले भाई सब कुछ तुम्हारा क्लियर है, बच्चों की तालीम वाली, तुम ये हमें 2 साल में काम करके दे दो, फिर नेक्स्ट साल में 2 साल में कोई और बच्चे दे दे उनको। ये तरीक़ाकार है जो दुनिया अपनाती है, हमारे यहाँ अगर कर दें तो क्या ही बात है। थर्ड टॉपिक, हाँ जी, नेशनल नेशनल T20 कप T20 सेमीफाइनल्स। सेमीफाइनल, किस 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 को जितवा रहे हैं आप ये बता दें पहले, उसके बाद बताओ। नॉर्दर्न और साउदर्न पंजाब और KPK और सिंध। वैसे प्रिडिक्शन करने से पहले मैं एक सवाल मैं बहुत उठाता हूँ पाकिस्तान सर्कस बोर्ड की
कारकर्दगी के ऊपर। टीम सिलेक्शन जो की गई है वो किस बुनियाद पे की गई है? यानी अगर ये आप मैंने नॉर्दर्न, प्रीवियस वीडियो में कहा था ना आपको कि इतना, हाँ मैंने कल भी मैच देखा है, आप केपीके के बॉलर और उनके बॉलर देखें आप, क्या नाम है हाँ, अपना नॉर्दर्न, यही बात ऐसा लग करने रहा जा है रहा था। टेस्ट लाइनअप खेल रही है। बताएं बताएं। मैं मैं वही बात करने जा रहा था कि भाई हाँ नॉर्दर्न के पास आपके 3 टॉप क्लास इंटरनेशनल स्पिनर्स खेल रहे थे, जिसमें सिंध ने 221 रन मारे, उनको 216 रन। ठीक है जी। इमाद वसीम, शादाब खान और मोहम्मद नवाज तीनों खेल रहे थे, और बाकी जो पेसर भी खेल रहे थे वो भी पाकिस्तान से उनमें कुछ रिप्रेजेंट किए हुए। इसी तरह केपीके के अंदर वहाब रियाज, जुनेद खान, ये लोग सब खेल रहे हैं, शोएब मलिक। यानी ये तो किस क्या हो बुनियाद पर गया। आपने, यानी अब फिर वही बात है, मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि यार आप जो है ना वन डायमेंशनल होके बातें करते हैं। मुझे तो ये लगता है जिस तरह की इन्होंने टीम सिलेक्शंस वगैरह की हैं, कुछ लोगों को सपोर्ट दी गई कि भाई उनको कप्तान बना के और उनको अच्छी टीम दी जाए ताकि वो जीतें, तो उनको आगे प्रमोट करने का या आगे उनको कोई काम देने का जवाब पैदा हो। बिल्कुल और ऐसे ही। कुछ लोगों को हल्की टीम दे के ये किया गया कि जब हार जाएंगे तो बोलेंगे यार अब डोमेस्टिक लेवल पे इनसे कप्तानी नहीं हो रही, तो अब इनको हम इंटरनेशनल क्या खिलाएं। बिल्कुल उसकी ऐसे ही सबसे ये बड़ी मिसाल कबीले आप ले वाली लीजिए बात है, सिंध। कबीला। बिल्कुल। सबसे बड़ी मिसाल आप ले लीजिए सिंध की टीम। हम्म। ठीक है जी, सिंध की टीम में आपके पास सिवाय आजम खान की कोई नॉन हिटर नहीं है, और आजम खान भी अभी बच्चा ही है, वो कोई आप कह ले मिच्योर प्लेयर नहीं है। जो मिच्योर प्लेयर आपके पास रखे हुए हैं सिंध में, खुरम मंजूर है। ठीक है, खुरम मंजूर ने अपनी आउट ऑफ स्किन जाके परफॉर्म किया है इस टूर्नामेंट में। ठीक है, एक सरप्राइज पैकेज वाला मामला है कि जी वो अचानक जो है वो बाउंड्रियां मारनी शुरू कर देता है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वो नॉन हिटर नहीं है। शर्जील खान की हम्म। परफॉर्मेंस अभी भी इनकंसिस्टेंट है, किसी मैच में बहुत अच्छा, किसी में कुछ भी नहीं। और आपके पास जो है उस टीम के अंदर जिन प्लेयर्स को आपने रखा, ज्यादातर वो हैं जो कि अब T20 नहीं खेलते। असद शफीक की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है T20 की, और वो उस टीम में मौजूद है फर्स्ट 11 में। इसी तरह आप उसी टीम की बॉलिंग आप देख लें, तो उस बॉलिंग में सिवाय हसनैन को छोड़ के कोई उनके पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है। अनवर अली स्किलफुल है, अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक, अपनी एबिलिटीज के मुताबिक वो परफॉर्म कर रहा है। बाकी सारे वो इफ्स एंड बट्स, इफी किस्म के प्लेयर जैसे हसान खान वगैरह, इनको रखा हुआ है कि जी आप, ये नहीं, रिलायबल नहीं है। अच्छा प्लेयर है और परफॉर्म भी किया, उसने 2 मैच जिताए हैं, लेकिन आप उनकी लाइनअप देख के ये नहीं कह सकते, उनसे तवक्को नहीं रख सकते कि मिसाल के तौर पर आज का मैच जो है केपीके और सिंध का, मैं ऑन पेपर सिंध को फेवरेट कह ही नहीं सकता, मुझे बिल्कुल केपीके सही को बात। ही फेवरेट कहना पड़ेगा। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा तो नहीं वो होना चाहिए। जब दो टीमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सेमीफाइनल गलत में हुई है। आई हैं तो दोनों की हम्म। इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप ये कहें यार मुकाबला बराबर का होगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये टीम जीतेगी। अब यहाँ तो मुझे ये लग रहा है कि अगर केपीके के खिलाफ कोई सिंध एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलेगा तो जीतेगा, नॉर्मल क्रिकेट से केपीके काबू में ही नहीं आएगा। इसी तरह सही बात नॉर्दर्न की आप बात कर लें, नॉर्दर्न में उन्होंने जो उनका बॉलिंग अटैक है वो प्रॉपर वो बॉलिंग अटैक है जिनको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, इंटरनेशनल खेले हुए हैं। उसके मुकाबले में साउदर्न में आप आ जाएं तो साउदर्न की इन्हें उनको भी इवन ये सपोर्ट हासिल है कि उनके पास 2-3 बड़े अच्छे हिटर मौजूद हैं, जिनको अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकरीबन आप समझ लें नजरअंदाज कर रहा है। जैसे हुसैन तलत अच्छी हिटें लगा रहा है, आमिर यामीन। है। आमिर आमिर यामीन को यामीन। देख के मुझे इतना दुख होता है कि मैं एक दिन कह भी रहा था, बेसाख्ता मैं बैठा कह रहा था कि यार आमिर तू जितना परफॉर्म कर ले, लेकिन खेलेगा फहीम अशरफ पाकिस्तानी टीम में। आमिर यामीन, हाँ सही बात। आमिर यामीन है, वो एक लड़का था, क्या नाम है, हुसैन तलत, इसके अलावा एक बिलावल भट्टी भी इसमें है, दिलवर हुसैन बॉलर है। ये हाँ, लोग डोमेस्टिक ही खेलते रह जाएंगे, ये लोग नहीं आएंगे आगे। तो मेरी तो प्रेडिक्शन ये है कि भाई मैं चाहता हूं कि भाई जैसी फजूल टीम सिंध की थी और उस फजूल टीम के साथ वो क्वालिफाई कर गए हैं, तो मेरी तो हमदर्दियां सिंध के कैप्टन के साथ हैं। मैं चाहता हूं कि सिंध जीते, लेकिन ऑन पेपर मैं मजबूर हूं केपीके को फेवरेट कहने में। और नॉर्दर्न और साउदर्न पंजाब में मैं नॉर्दर्न को ही फेवरेट कहूंगा, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट अपसेट फ्रॉम साउदर्न पंजाब। जिस तरह कल उन्होंने खेला है, अगर उनके 1-2 हाँ। बैट्समैन जो है उसी तरह का काम कर गए तो हो सकता है वो नॉर्दर्न को
कंटेन कर लें, नॉर्दर्न को जो है वो काबू कर लें। लेकिन ये मैचेस जो है ना, मैं इसको बाद में सेमीफाइनल्स तो ऑब्वियसली सेमीफाइनल्स होते हैं, लेकिन आप देखें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, कैचेस कैसे छूट रहे हैं, मिसफील्ड्स कैसे हो रही हैं, ये कहाँ पे आप वो कर रहे हैं, मतलब क्या एग्जीबिशन है। आप अगर डोमेस्टिक इवेंट है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि, या इन लोगों को प्लेयर्स के दिमाग में कुछ ऐसा रखा नहीं इन्होंने कि आप इस मैच को वैल्यू करें। सेमीफाइनल से पहले यानी जो बिल्कुल सेकंड लास्ट मैच है, उसमें आप अगर देखें तो आपको लगेगा कि पता नहीं कोई गली की फील्डिंग कर रही है टीम। मैंने कल भी बलूचिस्तान का मैच देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो दिल्ली की महल्ले की टीम जो है वो फील्डिंग कर रही है। बहरहाल मैच तो कंपेटिटिव होगा, दोनों मैचेस कंपेटिटिव होंगे। मैं बता दूं आपको, विकेट जो है वो ड्राई होगी, क्योंकि मौसम अब बिल्कुल सर्दी है सर पे, विकेट ड्राई होगी। मुझे लगता है कंपेटिटिव होंगे। रात में शायद ओस पड़े तो चेजिंग टीम के लिए शायद आसानी हो। नॉर्दर्न और साउदर्न पंजाब में नॉर्दर्न ही फेवरेट रहेगी, मुझे तो ये लगता है। लेकिन सदरन ने जो भी किया, मुझे लगता है ये वन मैच वाला सीन होगा, एक मैच खराब खेलेंगे और टूर्नामेंट से बाहर। इसी तरह असल में सिंध और केपीके में आपकी 100% बात सही है। केपीके मुझे तो 95% लग रही, लेकिन सिंध के पास अगर बैटरी बची है, थोड़ी बहुत स्टीम बची है, तो शायद कुछ हो सके, वरना मुझे नहीं लग रहा केपीके को बीट कर सके। हाँ जी, तो फाइनल में फिर आप किसको देख रहे हैं? मैं तो केपीके और नॉर्दर्न देख रहा हूँ। आप सदरन देख रहे हैं? नहीं, मुझे भी यही दोनों नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों टीमें इतनी स्ट्रांग है और उनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा बना हुआ है। और मुझे असल में बलूचिस्तान के हारने पे हैरत नहीं हुई, मुझे उनके जीतने पे हैरत हो रही थी कि वो शुरू में 4 मैच जीते हैं। क्योंकि हाँ, जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो खेल रहे थे, जिस तरह की वो बैटिंग खिला रहे थे, कि इमामुल हक को वो इमामुल हक ने हाँ, आउट ऑफ स्किन जाके परफॉर्म किया है, वो ये नो परफॉर्म तो डाउट। कर दिया। लेकिन इमामुल हक के साथ उवैस जिया खेल रहे हैं। उवैस जिया भी तकरीबन अब वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए डिस्कार्डेड है। नहीं खेले। ठीक है जी। और बाकी फिर नीचे जितने प्लेयर खेल रहे हैं, हारिस फेल को छोड़ के कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस वक्त इंटरनेशनल सर्किट में पाकिस्तान के लिए खेलता हो। और हाँ, इसी तरह नहीं बॉलिंग में जो है वो ओवैसिया आपने जो है वो नहीं कर सकता। बॉलिंग में आपने तो ऐसे प्लेयर्स रखे हुए हैं, जैसे उमर गुल आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो आपने उमर गुल को बलूचिस्तान की टीम में डाल दिया। ये तो आप सही कह रहे हैं सिलेक्शन पे। मैं तो पिछली वीडियो में मैंने यही कहा था कि सिलेक्शन क्या होगी है, सबको एक जगह भर दिया और जितने जो टीम में आना चाह रहे हैं उनको एक तरफ कर दिया। इस तरह जैसे खुशदिल शाह, दिलबर हुसैन, हुसैन तलत, आमिर यामीन, ये सब एक टीम में सदरन। आप देखें, अब्बास का टेस्ट कैरियर है, वनडे और T20 का कोई कैरियर नहीं है। शान मसूद का टेस्ट कैरियर है, वनडे नहीं है। सोएब मकसूद को अब शायद सिलेक्ट ना करेंगे। इस हाँ, तरह के लोग जो हैं वो सारे एक तरफ। जिशान अशरफ बस एक अच्छा है, जिशान अशरफ को थोड़ा टाइम देना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अभी आप रिव्यू में मतलब कह रहे हैं कि केपीके और एन वो नॉर्दर्न जो है वो फाइनल में होगा इंशाल्लाह। लगता तो ऐसे ही है, लेकिन मेरी शदीद ख्वाहिश है कि सिंध फाइनल खेले। सिंध और नॉर्दर्न का मुझे फाइनल लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आज सरप्राइज कर देगा सिंध। सरफराज का वावेला जो जोश है ना, वो इंशाल्लाह सिंध को आगे लेगा। सरफराज की तो लॉयल्टी के ऊपर, उसके पैशन के ऊपर और उसके क्रिकेटिंग माइंड के ऊपर कोई डाउट ही नहीं है। जो डाउट करे वो समझ लो वो क्रिकेट को ही नहीं समझता। मैं सही साफ बात कह रहा हूँ। है, ठीक बिल्कुल। है। वो वो लोग जो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं क्रिकेट देखते हुए, जिनको अभी समझ ही नहीं है, वो बगैर रिकॉर्ड्स जाने हुए, बगैर स्टैटिस्टिक्स देखे हुए, और वो बात करने लगते हैं कि जी फलां बेहतर है, फलां बेहतर है। मैं उनको सिर्फ इतना कहता हूँ, भाई स्टैटिस्टिक्स देखो, जाओ जाके डेटाबेस खोलो, हाँ, स्टैटिस्टिक्स देखो। और तो अगर उसमें एक साहब ने मुझे कहा कि ये गलत है, मैंने कहा फिर एक काम करो, जाके डेटाबेस में ठीक कर दो आईसीसी। नहीं, लोग कि असल इस में बायस लोग सोचते हैं। मेरी जो एक वो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना, लोग बायस लोग सोचते हैं। एक्चुअली लोग ग्राउंड लेवल पे क्योंकि खुद नहीं देखा हुआ होता, सिर्फ सुना हुआ होता है फेसबुक पोस्ट और ये फनी पोस्ट, उल्टी सीधी पोस्ट है, खुद चीज़ों को नहीं देखा होता, तो फिर ऐसी तरह की राय कायम होती है। चलें जी, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मौका मिला तो इंशाल्लाह रिव्यू के साथ भी हाजिर होंगे। क्रैकर होंगे, मुझे लगता है दोनों सेमीफाइनल क्रैकर होंगे, दोनों। और वैसे मैं होपफुली सिंध और आपको नॉर्दर्न का फाइनल। एक बात बताऊं, मुझे उस वक्त मजा आता है किसी भी टूर्नामेंट में, जब फाइनल में नंबर 3 और नंबर 4 क्वालिफाई कर जाए, 1 और 2 अल्लाह हार जाए।
टिपिकल सोच हो गई है, बिल्कुल टिपिकल सोच हो गई है। लेकिन होगा एक अपसेट, मुझे लगता है सिंध के पास चांस है, सिंध मुझे लग रहा है करेगा कुछ ना, क्योंकि आपको पता ही है जब आप बिल्कुल लास्ट उसमें आ जाते हैं ना, तो आपको पता है हार या पाकिस्तानी हमेशा जो है वो डेथ से उठ के अचानक से बोलता है अल्लाह अकबर और शुरू हो जाता है। नहीं, मैं तो यही होगा मुझे लग रहा है। आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शर्जील खान कोई इनिंग ऑफ द टूर्नामेंट खेल जाए। तो शर्जील खान वो प्लेयर है जो 6-8 ओवर में ही मैच पलट सकता है। चलो देखते हैं इंशाल्लाह शाम में रिव्यू, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हाँ, हाजिर हूँ। सही है, चले तब जी। तक के लिए उमर गुल साहब बहुत शुक्रिया। सलीम मलिक हमें आप चाहिए, और जितने नए लोग हैं वो भाई परफॉर्म करो ताकि पीएसएल में भी चांस मिले, अभी 14 से हो ही बिल्कुल गया भाई, ये जितने प्लेयर हैं, खुशदिल इंशाल्लाह। शाह, दानिश अजीज, आजम हाँ, खान, ये सारे ये लड़के सब आगे परफॉर्म आने करें लगेगा। ताकि जाएं लाइमलाइट जाएं में आए। जान छोड़े हमारे ये पुराने लोग। भाई मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये देखें, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, भाई दानिश अजीज, भाई आजम खान, कर भाई खुशदिल शाह, भाई हाँ, हुसैन तलत, खुदारा परफॉर्म करो आ ताकि जाए। हमारी ये शोएब मलिक, हफीज, इन लोगों से जान छूटे। बस और मुझे कुछ नहीं कहना। बहुत शुक्रिया भैया, चलें थैंक जी, यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।